माय नेम इज़ गौरव कुमार एंड ये है मेरे चैनल का नाम। ये मेरी नई चैनल है, ठीक है। और आप मुझे प्यार से गौरव भैया भी कह सकते हो, ठीक है। इस चैनल पे मैं जो पहला लेक्चर लेने वाला हूँ वो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में है। तो ट्रिग्नोमेट्री जब मैंने अपने टाइम में सॉल्व किया था तो मेरे को याद है मेरे टाइम में सेक्शन इस तरीके से चलता था, SA1 SA2। तो मैंने SA1 का सारा सेक्शन छोड़ दिया था, SA2 में स्टार्ट किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पढ़ूंगा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था, और खासकर आइडेंटिटीज। फिलहाल तो इस लेक्चर में हम लोग आइडेंटिटीज से नहीं शुरू कर रहे हैं, हम लोग तो शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। तो चलिए अभी इसी चैप्टर को शुरू करेंगे। अब ये बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में, हाउ टू आइडेंटिफाई परपेंडिकुलर एंड बेस एंड हाइपोटेनस ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद हमने डिस्कस किया है इसके अंदर सम ट्रिक्स टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कुछ अदर ट्रिक्स भी देखे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो पहला लेक्चर है वो खत्म होगा। आप इस लेक्चर को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आपको ये पूरा लेक्चर जरूर समझ में आएगा और समझ में ज़रूर ही आएगा। ये मेरी गारंटी प्लस वारंटी है। अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरे को अपना फ़ोन नंबर कमेंट में सेंड करना, मैं आपको 50 रुपये पेटीएम करूँगा। सॉरी केटीएम बोल रहा हूँ, 50 रुपये पेटीएम करूँगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग 50 रुपये पाने के लिए पेटीएम नंबर सेंड करने लगना। भाई समझ में आएगा, पूरा देखना, ठीक है, और गारंटी आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। लेट्स स्टार्ट। गोनो गोनो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एंगल। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब 3 एंगल्स के मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो कि राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। ज़्यादातर ये कह सकते हैं आप कि एंगल से रिलेटेड, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड बात ही करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने यही लिखा है यहाँ पे। आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि फॉर एंगल रिप्रेजेंटेशन हम लोग एंगल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक सिंबल यूज करते हैं थीटा। इसका नाम है थीटा, और इसका जो सिंबल है वो मैंने यहाँ पे बना लिया है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से दिखा दूं। ये सिंबल कुछ ऐसा है देखने में, इस सिंबल को हम लोग थीटा कहते हैं। तो अब हम लोग इसके बारे में और डिस्कशन करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बता दी कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब 3, गोनो मींस एंगल, मेट्रिक मतलब मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसके अंदर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। एंगल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं थीटा। थीटा का स्पेलिंग THETA। अब मैंने आपको इस वाले स्लाइड में जो भी चीज़ें बताई हैं, मतलब ये जितनी भी बातें बताई हैं, ये आपके काम की नहीं है। हाँ, ये आपके काम की बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको ये जान लेना था कि हाँ ऐसा कुछ होता है, लेकिन इसमें आपको एग्जाम में हेल्प करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है सिवाय इसके छोड़ के। वो भी आपको याद हो जाएगा अगर जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी और उसको वो ये सिंबल ना याद हो, भाई उसको पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि थीटा कितनी बार यूज होगा, शायद हर एक सवाल में ही थीटा होगा। और उसके बाद अब थीटा आपको, मैं अभी जो कह रहा हूँ वो सब आपको तब समझ में आ जाएगा जब आप इस चीज़ को पढ़ोगे। तो थीटा बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इस चीज़ को याद रखना है। अब इसे इरेज करते हैं। अब हम लोग आगे समझते हैं। इसके अंदर हम लोगों को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनके वैल्यूज को याद करना बड़ा जरूरी है, लेकिन उस टॉपिक पर डिस्कशन करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार पाइथागोरस थ्योरम समझ लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ने से पहले अब हम लोग थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में समझ लेते हैं। तो ये समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल है। इसका मतलब आप ये देख सकते हो कि ये जो एक एंगल, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर एक 90 डिग्री है, इसका नाम है कुछ इस तरीके से ABC, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम का जो रूल है वो ये है कि h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। अब ये समझ लेते हैं कि इसके अंदर जो H, P और B है वो क्या है। तो H का मतलब होता है हाइपोटेनस, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर,
और बी का मतलब होता है 20। तो पाइथागोरस जी ने एक पाइथागोरस बाबा ने अपना एक थ्योरम दिया कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब जब आप हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हो तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर करने पे जब उनको जोड़ दिया जाए तो जो आएगा वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप गौर से देखो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर ये वाला जो साइड है ये 4 है, मतलब 4 यूनिट भी कह सकते हो आप, सेंटीमीटर भी कह सकते हो, ये 3 है और ये 5। इस ट्राइंगल का नाम हम लोग रखते हैं ABC। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जो परपेंडिकुलर और बेस है वो दोनों सबसे छोटे वाले साइड है और हाइपोटेनस जो होगा वो सबसे बड़ा वाला होगा, क्योंकि आप गौर से देखो ना कि छोटे वाले स्क्वायर को छोटे वाले नंबर्स के स्क्वायर को करोगे और उनको जोड़ दोगे तब तो जाके एक बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा, नहीं तो आप एक बड़ा नंबर चुन लेते हो और एक छोटा नंबर चुन लेते हो तो बीच वाला नंबर कैसे मिलेगा। तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे दोनों छोटे नंबर के स्क्वायर को करेंगे, उनको जोड़ देंगे और वो जो तीसरा नंबर आएगा वो उसके थर्ड वाले नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसको समझते हैं एक बार कि यहाँ पे आप जैसे कि ये देख सकते हो कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 16 प्लस 9 हो जाता है 25, जो कि 5 के स्क्वायर के इक्वल है। तो पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि जब आप किसी भी दो छोटे नंबर्स राइट एंगल ट्राइंगल के दो छोटे जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर करके जोड़ देते हो तो वो थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर आता है। तो ये मैंने आपको जो है एक एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। अब इसके बाद जो लोगों को आगे कुछ समझना है वो है, उसको समझने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर लूं कि जो दो छोटे छोटे नंबर्स हैं उनके स्क्वायर करने के बाद जब उनको जोड़ दिया जाता है तो वो थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर आता है। तो आप समझते हैं थोड़ा सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। जैसा कि अभी आपने एक नंबर देखा है, मैंने एक ट्राइंगल बनाई थी यहाँ पे, मैं फिर से बना देता हूँ। ये वो ट्राइंगल थी जिसमें ये सेंटीमीटर 5 था, ये 4 था, ये 3 था। हाँ ये ट्राइंगल थोड़ा सा उस समय इस तरफ मुड़ा हुआ था, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे दो जो छोटे छोटे नंबर्स हैं उनका स्क्वायर कर दिया और उनको जोड़ दिया तो वो इसके बराबर यानी कि इस वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर थे। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स देखने को मिले। ये नंबर्स बड़े सिलेक्टिव नंबर्स हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी नंबर आप चुन लोगे 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा, नहीं। अभी पहले ये भी समझ लेते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। पहले ये समझते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसको कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये 3 नंबर का एक सेट दिया 3 4 5 का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने आपको एक नंबर का सेट दिया 3 4 5, तो इस 3 4 5 वाला जो नंबर है इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, मतलब ये जो दो छोटे छोटे नंबर्स थे इनका स्क्वायर करके जोड़ने के बाद जो था वो थर्ड नंबर के स्क्वायर के बराबर आ रहा था। तो इस तरीके से सेम बहुत सारे नंबर्स में लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी नंबर्स में लगता है। तो आप मतलब 6 7 8 9 10 अपने पापा का फोन नंबर, मम्मी का फोन नंबर, भाई बहन का फोन नंबर, कोई भी 3 नंबर का पेयर चुना और उसको लगा दोगे तो नहीं, ये गलत होगा। तो ये सिर्फ सेलेक्टिव नंबर्स पे है। तो वो नंबर्स को समझ लेते हो। तो पहला तो आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर है जो कि था ये 3 4 5, फिर उसके बाद जो सेकंड है वो है 5 12 13, नेक्स्ट 7 24 25, फिर है 8 15 17 9 40 41 12 35 37 16 63 65 20 21 29। तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स हैं, और भी आगे होंगे, और भी आगे बहुत सारे नंबर्स होंगे, लेकिन आपका काम क्लास 10 तक इतने में चल जाएगा, तो आपको इससे ज़्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। आपको याद रखना है 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17, ये सारे नंबर्स जो हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट है।
अब इसको आगे समझते हैं कि क्या ये सभी सही में पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। तो इसके लिए आप देखो कि मैंने 3 4 5 का तो पेयर आपको समझा रखा है। आप 5 12 13 के लिए देख सकते हो, 5 12 13। तो यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर कर लो प्लस 12 का स्क्वायर कर लो, तो देखो ये 25 होगा, ये 144 होगा, ये 169 के इक्वल है। और जब आप 13 का स्क्वायर करोगे तो वो 169 ही आता है। तो आप गौर से देख सकते हो कि ये जो है कुछ पाइथागोरस थ्योरम जैसा ही एप्लीकेबल है कि दो छोटे नंबर्स, इस 3 नंबर के सेट में से मैंने 2 छोटे नंबर चुन लिए, उनके स्क्वायर किए, उनको जोड़ दिया और वो तीसरे बड़े नंबर के स्क्वायर के बराबर है। तो इस तरीके से ये सारे नंबर्स पे एप्लीकेबल है, इन सारे नंबर्स पे एप्लीकेबल है ये सब। तो अब आपको ये कैसे हेल्प करेंगे ये भी जानना बड़ा जरूरी है। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो नंबर्स हैं इनको आपको याद करना है। जैसे ऐसे याद करना है 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 12 35 37 सो ऑन। मतलब कि अगर मैं आपके सामने कह दूं 5 12 तो आपके माइंड को ये तुरंत जबान पे आए उससे पहले, मतलब दिमाग में आए उससे पहले जबान बोले 13, इतना स्पीड होना चाहिए। 5 12 13, अच्छा 8 17, अच्छा 8 17 8 15 17, इस तरीके से आपको इन नंबर्स को याद करना है। आप ये भी कह सकते हो कि इन नंबर्स को आप भले किसी अपना फोन नंबर भूल जाओ मंजूर है, लेकिन आपको इन नंबर्स को नहीं भूलना है। इन नंबर्स को आपको हमेशा याद रखना है, ये आपको बड़ा हेल्प करेंगे। ये आपको कहाँ पे हेल्प करेंगे ये भी समझ लेते। मान के चलो कि आपको अगर कोई मैं ऐसा नंबर दे दूंगा 5 12, तो आपके दिमाग में जब आ जाएगा 13 तो आप ऑटोमेटिकली ये कर पाओगे। अच्छा अभी आपको शायद ये ना समझ में आए इसकी इंपॉर्टेंस, लेकिन थोड़े दिनों में जरूर आएगी। तो आप इन नंबर्स को जरूर से याद रखें कि ये नंबर्स क्या है। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो ये है कि बच्चों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के बीच का डिफरेंस पता करने में। तो उसको समझते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई परपेंडिकुलर एंड बेस। ये पता करते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच का जो डिफरेंस है उसे कैसे पता करेंगे। जैसे मान के चलिए कि मैं आपको एक इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के देता हूं। ये है वो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम है ABC। ज़्यादातर हम लोग यही नाम यूज़ करते हैं, पता नहीं क्यों, बहुत पहले से यूज़ होता आ रहा है, तो हम लोग भी यही यूज़ करेंगे ABC। चाहो तो आप अपने किसी जान पहचान के का नाम भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो लेटर्स हैं वो रिपीट ना करें। जैसे अमन AMA, तो ए इसमें 2 बार आया तो ऐसा आप ना करें। तो यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग लेटर्स लिए हैं। अब मेरे को समझना है कि ये जो एंगल C है ये थीटा है, ये एंगल C थीटा है। तो यहाँ पे अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि परपेंडिकुलर कौन है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे आप गौर से देखो कि ये जो थीटा है, इस थीटा के सामने की जो साइड है वो ये AB है। थीटा मतलब हम लोग एंगल C ले रहे हैं, कंसीडर एंगल C। एंगल C ले रहे हैं तो उस केस में जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, बेस क्या होगा, ये देखते हैं। तो यहाँ पे एंगल C है। अब देखो एंगल C के जो सामने की साइड है, एंगल C के सामने की जो साइड है वो है AB। एंगल C के सामने की साइड है AB। तो ये जो AB है इसी को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये देखो ये जो थीटा एंगल C है ये बना किस पे है, ये बना तो बेस BC पे है। ये एंगल थीटा तो बना BC पे है। तो ये जो BC है ये क्या है, ये बेस है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब कोई भी एंगल आपको दिया रहे तो आप उन एंगल्स के अंदर ये कैसे पता कर सकते हो कि जो परपेंडिकुलर है वो कौन है, जो बेस है वो कौन है। तो यहाँ पे मैंने एंगल C को कंसिडर किया था इस केस में। अब हम लोग नेक्स्ट केस लेते हैं जहां पे मैं एक और ट्रायंगल बना रहा हूं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे, तो इसीलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे भी एक इस तरीके से लिख देते हैं कि ये 90 डिग्री।
तो ये भी एक 90 डिग्री है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम भी हम लोग इस तरीके से रखेंगे ए बी सी। पिछले वाले केस में हमने एंगल सी को कंसिडर किया था कि एंगल सी के लिए जो परपेंडिकुलर है, जो बेस है, वो क्या है। इस केस में हम लोग एंगल ए को कंसिडर करेंगे। इस केस में हम लोग एंगल ए को कंसिडर करेंगे। समय समय पे थोड़ी गर्मी लगती है तो इसलिए फ़ैन को ऑन कर लेता हूँ। और आप देखोगे कभी पसीने में है, फिर अचानक से आता हूँ और पसीना गायब। तो ये सब इसलिए क्योंकि पूरा पसीना साफ कर लिया और फिर थोड़ी देर के लिए फैन भी चला लिया। लेकिन फिर चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं फिर से। तो पिछले केस में हम लोगों ने एंगल सी को कंसिडर किया था परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग एंगल ए फाइंड आउट करेंगे। तो इस एंगल ए को मैं थीटा नहीं फाई से रिप्रेजेंट करता हूँ। फाई भी जो है ये भी एंगल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। ये भी जो है एक एंगल रिप्रेजेंटेशन सिंबल है। तो इस केस में मैंने सी को थीटा लिया था। मैं थीटा दोबारा नहीं ले रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो जाओ या आपको समझ में ना आए, इसीलिए मैंने यहाँ पे फाई ले लिया। तो मैंने इस केस में एंगल ए को लिया है। तो एंगल ए के सामने की जो साइड है वो साइड है बीसी। तो इस केस में बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो ए बी है, आप गौर से देखो कि जो एंगल ए है या जो एंगल फाई है वो ए बी साइड के ऊपर ही बना है। तो इसीलिए ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा बेस। तो आप ये समझ सकते हो कि एंगल सी को जब कंसिडर करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा। जब एंगल ए को कंसिडर करेंगे तो बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पे जो है डिस्कस कर रहे थे कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एंगल सी हमने कंसिडर किया, तो उस एंगल सी के हिसाब से जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, बेस क्या है। एंगल ए कंसिडर किया तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। अब एक जो समझने वाली चीज है वो ये है कि ये है हाइपोटेनस। ये कभी नहीं बदलता, हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता। मतलब हर एक केस में हाइपोटेनस जो है वो सेम है। तो अब ये समझ लेते हैं कि हाइपोटेनस है कौन। भैया ए बी परपेंडिकुलर हो गया, बी सी बेस हो गया, तो ऑब्वियसली ए सी हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनस है, सिर्फ मैं एच वाई पी लिख रहा हूँ, मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे लिख रखा है। एच वाई पी जो है मतलब जो हाइपोटेनस है वो ए सी है और यहाँ पे भी जो हाइपोटेनस है वो ए सी है। तो आप देख सकते हो कि परपेंडिकुलर और बेस को आइडेंटिफाई करना हमने सीख लिया है। हमको ये भी समझ में आ गया कि हम परपेंडिकुलर और बेस को कैसे पहचानेंगे। आप परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करने के लिए ये भी लिख सकते हो कि एंगल के सामने की साइड, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है। अगर मेरी हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ दिखे तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हो सकता है यू की मात्रा में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा। और यहाँ पे मैंने आपको ये समझाया कि परपेंडिकुलर मतलब जिस भी एंगल को आप ले रहे हो, आप जिस भी एंगल को लो। जैसे यहाँ पे मैंने एंगल सी लिया, तो एंगल सी के जो सामने की साइड है, एंगल के सामने की साइड, तो कौन सा एंगल है, सी। तो सी एंगल के
सामने की साइड ए बी परपेंडिकुलर होती है। बेस जिसके ऊपर एंगल बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस के बारे में थोड़ा सा। कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं। साइड ऑन विच एंगल इज मेड, मतलब जिस साइड के ऊपर एंगल बना होता है उसी को हम लोग बेस कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एंगल सी मैंने लिया, तो इस एंगल सी किसके ऊपर बना हुआ है, बीसी के ऊपर बना हुआ है। तो साइड, वो साइड कौन सा है जिसके ऊपर एंगल सी बना हुआ है, वो साइड है बीसी भाई। तो बीसी क्या हो गया भाई, बेस हो गया। समझ में, यहाँ पे मैंने ए लिया है, तो ए जो है भाई वो किस साइड के ऊपर बना हुआ, तो ए बी के ऊपर बना हुआ, तो इसीलिए ए बी बेस हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको इसको समझने में तो आप जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। सॉरी, ये जो थोड़ा सा क्योंकि लाइटनिंग का प्रॉब्लम है, तो मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से रखे, लेकिन कुछ दिन में ये ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वो हिस्सा जो कि आपको ये वाला हिस्सा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होता है, होती है, जो भी है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग इसकी ट्रिक्स समझते हैं कि हम लोग जो है इसका ट्रिक कैसे याद करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, फिर हमने डिस्कस किया कि पाइथागोरस थ्योरम क्या था, फिर हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है किसी ट्रायंगल में। अब हम लोग जो समझने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज को। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक सिंपल से ट्रिक लिख रहा हूँ। मतलब मैं जब क्लास 10th में था तो मेरे टीचर ने मुझे ये ट्रिक बताई थी, तो वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। आप सीख ले रहे हो, आप जा करके आगे डिलीवर करोगे, क्योंकि एजुकेशन बढ़ते रहना चाहिए। सब पढ़े सब बढ़े। चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो इसके लिए जो सेंटेंस यूज किया गया है वो सेंटेंस है सम पीपल्स हैव curly brown hair in his head tightly pulled back। सीक्वेंस को समझने के लिए और आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पे नंबर्स लिख दे रहा हूँ 1 2 3 और 4। मैं कहना चाहता हूँ सम पीपल्स हैव कर्ली ब्राउन हेयर इन हिज हेड टाइटली पुल्ड बैक। अब ये जो है आपको फॉर्मूलाज को याद करने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। अब बोलोगे आप ये कैसे हेल्प करेगा, इसमें तो पहले इसकी मतलब को थोड़े से समझ लेते हैं जस्ट फॉर द फन। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं कि क्या है। तो अब देखो, सम पीपल्स हैव कर्ली ब्राउन हेयर इन हिज हेड टाइटली पुल्ड बैक। इसका मतलब है कि कुछ लोगों के पास कर्ली मतलब घुंघरैले भूरे रंग के बाल होते हैं उनके सर के अंदर, जो कि एकदम कस के मतलब या जोर से गूथे हुए होते हैं सर के अंदर, है ना। दुनिया में ऐसा कोई सेंटेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग किसी के सामने नहीं ही निकाले तो बेहतर होगा। हम लोग इसको बस सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज को याद करने के लिए यूज़ करेंगे। अभी आप जैसे ये वाला देख रहे हो, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो ये है कि यहाँ पे जो s है, इस s से आपको साइन थीटा मिला, ये p से हो गया परपेंडिकुलर। मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि फिर इतनी जगह नहीं है इसके अंदर। और h से हो गया हाइपोटेनस, फिर हो गया c से हो गया यहाँ पे कॉस थीटा, b से हो गया बेस, और h से हो गया हाइपोटेनस। इसकी कोई यूज नहीं है। इस t से हो गया tan थीटा, p से हो गया परपेंडिकुलर और b से हो गया बेस। इसके बीच के डिफरेंस को समझने के लिए मैं इनमें थोड़ा सा कुछ इस तरीके का एरो दे देता हूं ताकि आपको
इस चीज़ के बारे में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मेरे को 3 फॉर्मूलाज मिले हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस और टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये जो इन हिज हेड है ये एक बेकार का चीज़ है, मतलब इसको इस सेंटेंस के अंदर यूज़ किया गया है ताकि इसका कोई सेंस निकल सके। मतलब ये वो फूफा मौसा जी जो है मतलब जिनकी जो शादी में सिर्फ जा रहे हैं, बस यूँ ही खाना खा लिया और फिर वापस लौट आएंगे संधि मिलन करके, तो इनको सिर्फ ऐसे ही ले जाया जा रहा है, इनकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दूल्हा दुल्हन तो यही है, मतलब 2 आपको मिलने चाहिए, 3 कौन हो गया, तो हो सकता है तीसरा कोई ज़रूरत दोस्त हो सकते हैं इन दोनों के ही। तो हमारे लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि सम पीपल्स है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कर्ली ब्राउन हियर इट मींस cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टाइटली पुल्ड बैक इट मींस tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम लोग इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे और हम लोग इसको अच्छे से, लोगों ने अभी 3 फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवीजन किया, मतलब याद किया, सॉरी रिवीजन कहाँ किया, मतलब अभी सीखा ही है। तो अब हम समझते हैं कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम लोग समझते हैं कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉसेक थीटा। तो अगर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा है तो ये भी रेसिप्रोकल होगा, मतलब अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर इसका भी रेसिप्रोकल देखने को हमें मिलेगा कि अगर ये कॉस है तो कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग कहते हैं सेक थीटा। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसी तरीके से tan थीटा का भी रेसिप्रोकल होगा जो कि होगा cot थीटा और उसकी फॉर्मूला है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 3 फॉर्मूलाज हैं और इन 3 के रेसिप्रोकल्स के फॉर्मूलाज ही, मतलब अगर इधर रेसिप्रोकल होकर कॉसेक हो रहा है तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा, इसका रेसिप्रोकल होकर ये हो रहा है तो इसका भी रेसिप्रोकल ये होगा, इसका रेसिप्रोकल होकर ये हो रहा है तो इसका भी रेसिप्रोकल ये होगा। एक चीज जो समझने वाली है वहां पे, यहाँ पे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। तो उसी तरीके से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू भी 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, क्योंकि रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो ये होना तो लाजमी है। tan थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, तो सेम उसी तरीके से कॉट थीटा का रेसिप्रोकल भी 1 अपॉन tan थीटा होता है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मैं इसे इरेज करता हूँ। यार मैं सोच रहा हूँ कि इसे इरेज करने से बेहतर है मैं यहाँ पे आपको एक चीज और समझा दूँ। इसको मैंने 3 डिवीजन में बांटना है और आप देखो कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब ऐसा क्यों होता है? आप देखो कि साइन थीटा के जगह पे आप चाहो तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हो, मतलब कि यहाँ पे आप चाहो
तो साइन थीटा के यहाँ पे 1 कॉसेक थीटा लिख सकते हो, यहाँ पे कॉसेक थीटा लिख सकते हो, और ये बटा 1 है, तो ये इसको कैंसिल करेगा और यहाँ पे आपको 1 आ जाएगा। आप फॉर्मूलाज भी यूज़ कर सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, और ये आया 1। जिस तरीके से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, उस तरीके से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू भी 1 होता है। अब ये कैसे थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो मैं यहाँ लिखता हूँ हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये से हाइपोटेनस ये बेस गया, तो यहाँ पे आ गया 1। सेम इसी तरीके से tan थीटा इंटू कॉट थीटा भी होता है 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा आप देखो यहाँ पे होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखो ये बेस से बेस गया, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर गया, और आपको आंसर आया 1। तो इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप साइन को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, कॉस के उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, टैन को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। अब इसके आज के वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा जो कि आपको शायद आता था, और अगर आपको और अच्छे से आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम आगे और भी वीडियोस ला सकें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।